हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में एल्केन बनाने की विधियाँ, जिसमें हम एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़े थे। सबसे पहले एल्केन से, फिर एल्किन और एल्काइन से पाइबंद को तोड़कर 2 सिग्मा जोड़कर, फिर हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में हम 4 प्रकार से बनाना सीखे, वुर्ज अभिक्रिया द्वारा, एक अपचायक अभिकर्मक द्वारा अपचयन करके, एक हमने फ्रैंकलिन अभिकर्मक द्वारा और एक कोरीहाउस अभिक्रिया द्वारा। अब पढ़ रहे हैं आज की क्लास में एल्कोहल द्वारा। यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि एल्कोहल में क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ना है। ऑक्सीजन का हटना एक प्रकार का अपचयन है और अपचयन के लिए अपचायक अभिकर्मक काम आते हैं। कौन कौन से अपचायक अभिकर्मक काम आते हैं? रेड फास्फोरस HI हुआ, जिंक HCl हुआ और सोडियम एथेनॉल हुआ। ये अपचायक अभिकर्मक काम आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखो भाई, पहला एग्जाम्पल, उत्पाद बताना है आपको CH3 CHOH CH3 अभिक्रिया करवा दी रेड फास्फोरस HI के साथ। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, क्या उत्पाद बनेगा? एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है और जिंक HCl ले लिया। पता है ये दोनों अपचायक है, अपचयन का काम करते हैं, हाइड्रोजन का योग करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी। बताओ रहा क्या हुआ? CH3 CH2 CH3 और यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगी तो क्या बना रहा है? एल्केन बन गया। ये लो, यही तो था, एल्कोहल से एल्केन ही तो बनाना था और यहाँ अपचायक अभिकर्मक काम आए। अगला कौन आता था? चैप्टर याद करो, एल्डिहाइड कीटोन। अब कार्बोनिल यौगिकों से एल्केन बनाना है। चलो भाई, अगला 5 नंबर, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। और कार्बोनिल यौगिक बोले तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से। और हमें पता है एल्डिहाइड कीटोन कौन होता है? कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल यौगिक। इस C डबल बॉन्ड O समूह को अपने को ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि एल्केन में तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोकार्बन ही तो है ये, तो अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं है। ऑक्सीजन को तो हटाना है, इसका भी अपचयन करवाना है। लेकिन यहाँ कौन कौन से अपचायक काम में आए कि इस ऑक्सीजन को हटा दे और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे? एक तो याद करो, एक तो यहाँ कौन सा अपचायक अभिकर्मक काम आता है? जिंक के साथ Hg शानदार HCl। और एक यहाँ अपचायक काम आता है हाइड्रोजीन NH2 NH2। और जो माध्यम काम में लिया जाता है वो क्षारीय माध्यम काम में लिया जाता है, और क्षारीयता के लिए यहाँ KOH भी काम में ले सकते हैं और NaOH भी काम में ले सकते हैं। लेकिन जो अपचयन इस अभिकर्मक की उपस्थिति में होगा, जिंक Hg शानदार HCl की उपस्थिति में होगा, उस अपचयन के बारे में बताया था क्लीमेंसन ने। इसका मतलब इस अभिक्रिया का नाम पड़ा, इस अपचयन को नाम देते हैं क्लीमेंसन अपचयन। और इस अपचयन के बारे में बताया था, इस अभिकर्मक के बारे में बताया था वोल्फ-पिस्नर ने, इसलिए नाम पड़ा वोल्फ-पिस्नर अपचयन अभिक्रिया। इसका मतलब यहां 2 प्रकार के अभिकर्मक काम में लेते हैं। एक तो जिंक Hg शानदार HCl जो ऑक्सीजन को हटाता है, C डबल बॉन्ड O समूह को CH2 में बदलता है, और एक NH2 NH2 जिसे हाइड्रोजीन बोलते हैं, और यहां क्षारीय माध्यम काम में लेते हैं। OH का मतलब है ये क्षारीय माध्यम, ये काम में लेते हैं। इसका नाम दिया क्लीमेंसन अभिकर्मक, इसका नाम दिया वोल्फ-पिस्नर अभिकर्मक। इसको नाम दिया क्लीमेंसन अपचयन, इसको नाम दिया वोल्फ-पिस्नर अपचयन। आज की बात आएगा, क्लीमेंसन अभिक्रिया और वोल्फ-पिस्नर अपचयन अभिक्रिया क्या काम आती है? कार्बोनिल यौगिकों से हाइड्रोकार्बन में बदलने में काम आती है, कार्बोनिल यौगिकों से एल्केन बनाने में काम आती है। एग्जाम्पल सीखो, एग्जाम में कैसे आएगा? बोल देगा एसीटेल्डिहाइड की क्रिया
जिंक की उपस्थिति में Hg सांद्र कंसंट्रेशन HCl के साथ करवाई जाए तो बताओ उत्पाद क्या बनेगा। हमें तो पता है ना कि यहाँ कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन है और यहाँ C डबल बॉन्ड O समूह को CH2 में बदलना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3, और CH2 जोड़ते ही क्या बन गया CH3। यहाँ मैंने CH2 जोड़ा, एक H पहले से CH3 बन गया। ये कार्बोनिल यौगिक था, ये एल्डिहाइड था, और ये इससे मैंने बदल दिया किसमें हाइड्रोकार्बन में। बोले तो मैंने बना दिया एल्केन। यही तो थी अभिक्रिया। ऐसे ही अगला देखो, ऐसे उत्पाद पूछे आपको, बताओ उत्पाद क्या बनेगा। आपको पता होना चाहिए ये कार्बोनिल यौगिक है, ये कीटोन है, और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन क्षारीय माध्यम के साथ करवा रहे हैं। इसे वोल्फ-फिश्नर अपचयन कहते हैं। एक वैज्ञानिक था और ये कहलाती है वोल्फ-फिश्नर अपचयन अभिक्रिया। यहाँ कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक काम में ले लो, एल्डिहाइड से कीटोन ले लो, और इसको नाम देते हैं क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन। अब बताओ रे, C डबल बॉन्ड O समूह गायब हो जाएगा और यहां कौन जुड़ जाएगा रे CH2। अरे ये भी तो CH2 है यहाँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये CH2, ये लो CH2 तो है यहाँ। मतलब C डबल बॉन्ड O समूह कन्वर्ट हो गया CH2 में, ऑक्सीजन निकल गई, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। यही तो हाइड्रोकार्बन ही तो बना, एल्केन ही तो बना। अपनी हेडिंग ही यही है, एल्केन बनाना है। एल्डिहाइड कीटोन से अगला चैप्टर कौन सा आता है? ये तो हमने पढ़ा 5 नंबर, अगला 6 नंबर अम्ल से बोले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। आपको पता है अगर आपको अम्ल है और अम्ल को आपको अगर एल्केन में बदलना है, ये लो एल्केन में बदलना है, तो भैया एक काम करना पड़ेगा, इस CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा, इसका डीकार्बोक्सिलीकरण करना पड़ेगा, इसका विकार्बोक्सिलीकरण करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां अगर तू अम्ल को किस में बदलना चाहता है, अगर एल्केन में बदलना चाहता है तो तेरे को विकार्बोक्सिलीकरण करना पड़ेगा, CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। पहली स्टेप तो यही है। और यहां CO2 को बाहर निकालने के लिए या तो तेरे को कुछ अभिकर्मक काम में लेना पड़ेगा या कुछ तो अपघटन करवा। तो इसमें 2 स्टेप है। पहला सोडा लाइम अभिक्रिया, नाम से ही पता पड़ रहा है कि यहां कोई अभिकर्मक काम में लिया जाएगा जिसका नाम सोडा लाइम होगा। जैसे ये अम्ल है और इसकी अभिक्रिया मैंने सोडा लाइम, ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण होता है एक साथ, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब चूना और सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3:1 के रेशियो में होते हैं और इसका काम है इस CO2 को बाहर निकलवाना और एल्केन बनाना। यही तो कहा था, ये में अम्ल है और ये अम्ल से एल्केन बना रहे हैं। हमें पता है कि अम्ल से अगर एल्केन बनाना है तो CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा और CO2 को बाहर निकलना कहलाता है विकार्बोक्सिलीकरण। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर एल्केन बनाना है तो CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो एल्केन बन जाएगा। चलो ये तो मैंने पहले बताया, इसके एग्जाम्पल देखो, उत्पाद फिर बताना। बताओ उत्पाद बताओ। हालांकि मैं एरोमेटिक यहां बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बनाओ देखिए, ये अरे ये तो अम्ल है, ये सोडा लाइम है, अरे ये तो काम ही CO2 को बाहर निकालने का करता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH3, एल्केन बन गया। और यहां से इस बेंजीन से भी CO2 बाहर निकल जाएगी, तो बताओ रे क्या बना,
बेंजीन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये तो हमने अम्ल की पहली स्टेप बताई कि अम्ल से एल्केन कैसे बनाते हैं। अगला इसी में बी, अगर अम्ल नहीं हो उसकी क्षार से क्रिया कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सोल्ट बोले तो लवण। तो किसी अम्ल का लवण दे रखा हो और उस अम्ल के लवण का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो, विद्युत अपघटन, और इसके बारे में बताया था एक वैज्ञानिक कोल्बे ने, इसीलिए नाम पड़ गया कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन ये क्या कहता है? कोल्बे विद्युत अपघटन कि सबसे पहले आप एक अम्ल का लवण लो, चाहे तो वो लवण आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया हुआ हो लो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया हुआ। ये अम्ल का लवण है, ये इससे बनाया गया है, अम्ल से, और अभी कह रहा था ना KOH से, इन दोनों से मिलाया मान लो मैंने, और ये क्या बना दिया? अम्ल का लवण। लवण में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लवण का जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो कैथोड और एनोड होता है। विद्युत अपघटन में दो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं, या तो कैथोड या एनोड। जब आप इसका विद्युत अपघटन करवाओगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, तो इसको नाम दोगे आप कोल्बे विद्युत अपघटन। और आपको पता है विद्युत अपघटन में क्या होता है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। स्टार्टिंग में होगा क्या? सबसे पहले ये आयन है, और आयन हमेशा स्वतंत्र रूप में होते हैं। ये लो, ये ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है। सबसे पहले एनोड पर क्या होता है? ये बोले तो एनोड, इस पर ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये आवेश हट जाएगा, और यहां आवेश हटते ही ऑक्सीजन पर मूलक बन जाएगा, चाहे पॉजिटिव हटो चाहे नेगेटिव हटो, क्या बनता है? मूलक। और आपको पता है मूलक की उपस्थिति में हमेशा सदैव समांश विखंडन होता है। तो ये बंध भी टूट जाएगा, इसका समांश विखंडन हो जाएगा, यहाँ डॉट बन जाएगा, यहाँ डॉट बन जाएगा, ये डॉट डॉट क्रिया कर जाएंगे और CO2 बाहर निकल जाएगी। अपना मकसद भी यही है, CO2 को बाहर निकालना। यही तो था अपना मकसद, CO2 को बाहर निकालना। और ये R डॉट बन गया, ये R डॉट तो अकेला रह गया। अरे ये अकेला नहीं है, यहाँ अभिकारक की स्टार्टिंग में 2 अणु लेने पड़ते हैं। याद करो, वुर्ज अभिक्रिया में भी स्टार्टिंग में 2 अणु लेते थे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में भी 2 अणु लेते थे, और आज कोल्बे विद्युत अपघटन में भी स्टार्टिंग में अभिकारक के 2 अणु लेते हैं। तो यहाँ R डॉट अकेला नहीं है रे, यहाँ R डॉट 2 है, और ये दोनों आपस में क्रिया कर जाते हैं, और दोनों के दोनों क्या बना लेते हैं? उच्चतर एल्केन। तो यहाँ भी क्या बना रहे? उच्चतर एल्केन बना। यही तो हेडिंग थी। लेकिन अपने को कोल्बे विद्युत अपघटन के बारे में ये याद रखना है, अपनी कॉपी में लिखना है, यहाँ किसी अम्ल के लवण का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है, यह सारा काम एनोड पर ही होता है। और कौन बनता है? मुक्त मूलक बनता है, और क्या बन जाता है? उच्चतर एल्केन। सर एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ये आएगा भैया, बोल देगा पोटेशियम का एसीटेट लवण है, या एथेनोइड बोल देगा इसका कोल्बे विद्युत अपघटन करवाओ भैया, और मेरे को तो उत्पाद बताओ। आप जल्दीबाजी में गलत कर दोगे, ये पता ही नहीं है कि यार ये तो अम्ल का लवण है, और अम्ल के लवण का जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो CO2 गैस बाहर निकलती है, और ये R डॉट बन जाता है। यहाँ अभिकारक के 2 अणु सोचने पड़ते हैं, ये तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ डॉट बन जाएगा, दोनों डॉट आपस में जुड़ जाते हैं, और क्या बन जाता है? CH3। याद रखना, एसिटिक अम्ल के लवण का विद्युत अपघटन करवाने पर एथेन बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर आप फार्मिक अम्ल के लवण का करवा दो तो, जैसे मैंने सोडियम का लवण ले लिया आज, और इसका अगर आप कोल्बे विद्युत अपघटन करवाते हो, अब बताओ क्या होगा? आपको पता है कोल्बे विद्युत अपघटन में एनोड पर CO2 बाहर निकलेगी। अरे यहाँ तो कोई कार्बन शेष ही नहीं बचा, एक ही कार्बन था, CO2 के रूप में बाहर निकल गया। अरे हकीकत में फार्मिक अम्ल होता है ना एक कार्बन का, उसके लवण का कोल्बे विद्युत अपघटन होता ही नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, CO2 गैस बाहर ही निकल जाएगी, कोई कार्बन शेष ही नहीं बचा कार्बन से जुड़ा हुआ। ये है कोल्बे विद्युत अपघटन।
अगला ये हमने बताया, आज की हेडिंग में बता रहे हैं किसके द्वारा। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके द्वारा रहे, सबसे पहले एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल में अपचायक अभिकर्मक होंगे। अपचायक अभिकर्मक कौन कौन होंगे, एक रेड फास्फोरस HI, जिंक HCl और सोडियम एथेनॉल। ये तीनों के तीनों यहाँ अपचायक का काम करेंगे। याद करो एल्किल हैलाइड में तो दो और आते थे अपचयन करने के लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ ये तीन काम करेंगे। अगली में हमने पढ़ा कार्बोनिल यौगिकों से एल्केन बनाने में दो अभिक्रियाएं, एक क्लीमेंसन अपचयन अभिकर्मक और एक वोलापिस्नर अभिकर्मक। C डबल बॉन्ड और समूह चेंज हो जाएगा CH2 में। और अगला पढ़ रहे हैं अम्ल। अम्ल का क्या लेते हैं, लवण, और यक करवाते हैं अम्ल की सोडा लाइम से अभिक्रिया। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम का मतलब चूना कैल्शियम ऑक्साइड। 3:1 के रेशियो में होते हैं। CO2 को बाहर निकालते हैं, एल्केन में बदल देते हैं। या आपके ले लो अम्ल का लवण। एक और मैंने ये तो बताया था कि अम्ल तक बताया था कि अम्ल से एल्केन बनाना। आगे देखो, ये हमने 6 नंबर पढ़ लिया था। अगला 7वां नंबर, एक ऐसा यौगिक जिससे अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। याद करो कौन होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो अगला एल्केन बनाएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। लेकिन सर पहले ये तो बताओ ये ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है। चलो पहले ये बताते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है। आपको पता है एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने मैग्नीशियम के साथ करवाई। हालांकि सुस्कीतर काम में लिया, मैग्नीशियम काम में लिया। सबसे पहले आपको पता है इस पर आंशिक पॉजिटिव, इस पर आंशिक नेगेटिव। जैसे जैसे ध्रुवीयता उत्पन्न होगी R+ बना लेगा और X- बना लेगा। मैग्नीशियम आपको पता है सेकेंड में आता है और इस पर जो आवेश होता है वो +2 इसलिए आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाते हैं। हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन आने से तो इसका आवेश खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन 2 है, एक आवेश और आएगा तो इस पर ऋणावेश बन जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास एक तो R- है, एक आपके पास Mg+2 है और एक आपके पास X- है। इस पर +2 है, इन दोनों पर माइनस है। ये मैग्नीशियम अपना बीचों बीच पड़ा है। इसके एक तरफ तो कौन आ रहा है R- और एक तरफ कौन आ रहा है X-। मैं इसे कहना चाह रहा हूं कि ये एक प्रकार से RMgX बन गया, जिसमें जो पहले कार्बन के पहले ही तो धातु है और धातु पर तो हमेशा कैसा चार्ज आता है, प्लस। ये अधातु है, इस पर तो कैसा आ रहा है, माइनस, और इस पर आ रहा है प्लस। इसी संरचना को बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार रिएजेंट। GR भी लिखा होता है कई जगह, ग्रिग्नार अभिकर्मक। अपनी हेडिंग ये नहीं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है, अपनी हेडिंग है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्केन कैसे बनाते हैं। देखो देखिए, सबसे पहले ग्रिग्नार अभिकर्मक लो और इसकी विशेषता याद करो। ग्रिग्नार अभिकर्मक एक क्या है, मैं बताऊं क्या है। इसका एक नाम तो इसमें एल्किल समूह है, इसलिए मैं एल्किल बोल दिया। मैग्नीशियम है इसलिए मैग्नीशियम बोल दिया, और एक हैलाइड है इसलिए मैंने हैलाइड बोल दिया। यही ग्रिग्नार अभिकर्मक है। और जब भी कार्बन धातु के साथ जुड़ा होता है, जब भी कार्बन धातु के साथ जुड़ा होता है, ऐसा यौगिक कहलाता है ऑर्गेनो कंपाउंड, बोले तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, बोले तो कारब धात्विक यौगिक। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक एक कारब धात्विक यौगिक है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी आपको, और एक विशेषता बताई कि कार्बन पर माइनस और मैग्नीशियम पर है प्लस। अब क्या कहते हैं, सर आपने हेडिंग डलवाई है कि ग्रिग्नार अभिकर्मक से आपको बनाना है एल्केन, तो बताओ सर आप क्या करोगे। अरे आपको पता है ऐसा अभिकर्मक काम में लो जो क्या करे रे, H दे। और H कौन देता है, याद करो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत बार बताया था, प्रोटिक विलायक। आप काम में लो प्रोटिक विलायक, और प्रोटिक विलायक का काम देना होता है H+, वो H+ देता है। और ग्रिग्नार अभिकर्मक का काम है H+ को ग्रहण करना, और इस आने वाले माइनस कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा। जैसे ही R- पर H+ जुड़ेगा एल्केन बन जाएगा। कितना आसान है।
इसका मतलब गिरन्यार अभिकर्मक की क्रिया प्रोटिक विलायक के साथ करवानी पड़ेगी। और ये प्रोटिक विलायक कौन होते हैं? आपको पता है जो H देने वाले हो, जो H+ देने वाले हो, ये कौन कौन हो सकते हैं? रे पता है, जहां हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा हो वो होता है प्रोटिक विलायक। जैसे H2O खुद ही है, जैसे एल्कोहल है, या जैसे अमोनिया है। नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणी के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इनके साथ जुड़ा हो। तीसरा, जैसे नाइट्रोजन द्रव HF के साथ जुड़ा हो, कौन? हाइड्रोजन। ऐसे ही जैसे एल्कोहल हो, जैसे फिनोल हो, जहां हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा हो वो सब प्रोटिक विलायक है। जैसे अम्ल है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो चाहे साधारण अम्ल हो चाहे बेंजोइक अम्ल हो। और एक बात और बताया था, एमीन में भी नाइट्रोजन है, उच्च विद्युत ऋणी हाइड्रोजन से जुड़ा हो, अगर एमीन में एक कार्बन है तो 1 डिग्री, ऐसे ही 2 डिग्री एमीन भी हो सकती है, उसके पास भी तो हाइड्रोजन है ही, लेकिन 3 डिग्री एमीन नहीं है, उसके पास तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है। और एक आज की क्लास में बताया था एसिटिलीन, एसिटिलीन में भी अम्लीय हाइड्रोजन होता है, इसकी भी प्रवृत्ति H+ देने की होती है, क्योंकि यहां भी हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा होता है। इनमें से किसी भी प्रोटिक विलायक की क्रिया अगर आपने गिरन्यार अभिकर्मक से करवा दी तो इसका काम है केवल H+ को ग्रहण करना और एल्केन बनाना। कॉपी में लिख लेना, जब गिरन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी भी प्रोटिक विलायक के साथ करवाई जाती है, जब गिरन्यार अभिकर्मक की क्रिया किसी भी प्रोटिक विलायक के साथ करवाते हैं तो यह प्रोटिक विलायक से H+ ग्रहण करके, यह प्रोटिक विलायक से H+ ग्रहण करके एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है। प्रोटिक विलायक की पहचान आपको अम्ल क्षार में बताई हुई है अच्छे से, जहां हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी के साथ जुड़ा हो ना, वही प्रोटिक विलायक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, पहचानना आना चाहिए, ये R है, ये Mg है, ये X है। इसकी अभिक्रिया मैं पानी के साथ करवाऊं तो आपको पता है इसको ऐसे लिखो CH3 - Mg+, और पानी में देने के लिए कौन है? H+। ये केवल H+ को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? मेथेन। मेथेन एक प्रकार का एल्केन ही है, तो एक मैग्नीशियम के साथ Cl है, एक पानी के का आया हुआ OH। अरे चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो गिरन्यार अभिकर्मक है, जैसे मैंने इतनी बड़ी संरचना ले ली, सपोज करो कोई फिनोल ले लिया, हर स्थिति पे मैंने NO2 जोड़ दिया, बोलते हैं ना 2,4 डाई, ये ट्राई 3 जोड़ दिया, 2, 4, 6, ये देखो ये पहली पोजीशन है क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी है 3, 4, 5 और 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कौन सा अम्ल रहा है? पिक्रिक अम्ल। अगर मैं इतने बड़े अभिकर्मक के साथ भी क्रिया करवा दूं ना, तो भी इसका काम तो केवल एक ही है, ये H+ देना, और इसका काम है H+ ग्रहण करना। यहां माइनस है और मैग्नीशियम पर है प्लस है, केवल क्या बना देगा? एथेन C2H6। हमें यही तो करना है, एल्केन ही तो बनाना है गिरन्यार अभिकर्मक से, यही तो अपनी हेडिंग है। तो कोई सा भी प्रोटिक विलायक काम में ले लो जिसके पास देने के लिए H+ हो, और प्रोटिक विलायक की पहचान आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरन्यार अभिकर्मक किसी भी प्रोटिक विलायक के साथ क्रिया करके क्या बनवाता है? एल्केन। क्या ग्रहण करता है? H+। चलो भाई, ये मैंने बताया आपको गिरन्यार अभिकर्मक से बनाना, ये भी बताया गिरन्यार अभिकर्मक क्या होता है। ये 7वां अंतिम भैया एल्केन बनाने के लिए 8वां, धातु कार्बाइड कोई दे रखे हो, उनके जल अपघटन से उनकी पानी के साथ अभिक्रिया करवा दे, जल अपघटन से।
जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया और इसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई। आपको पता है एल्यूमिनियम थर्ड ए में आता है +4, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। कार्बन फोर्थ ए में आता है 4 ग्रहण कर सकता है, अधातु है। और जब भी अधातु धातु से यौगिक बनाते हैं, आवेश ऑक्सीकरण अंक की अदला बदली होती है, आयनिक यौगिक बनता है Al4C3। इसको क्या नाम देते हैं? एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसकी पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसे बोलते हैं जल अपघटन। पानी के साथ अभिक्रिया आयनिक यौगिक की, तो पानी का जल अपघटन हुआ। अब आपको पता है प्लस पानी के OH के साथ क्रिया करेगा, माइनस पानी के H+ के साथ क्रिया करेगा। ये माइनस तो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके मेथेन बना लेगा, और एल्यूमिनियम पानी के OH के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मेथेन एक प्रकार का एल्केन है, अपनी हेडिंग भी यही है, एल्केन कैसे भी बने, कैसे कैसे एल्केन बनाया जा सकता है। तो एग्जाम में आता है, जब एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन करवाया जाता है ना, तो इस कार्बन पे माइनस था, तो H+ को ग्रहण करेगा, और एल्यूमिनियम पर प्लस था, ये OH को ग्रहण करेगा। ऐसे ही बेरिलियम है, ये कार्बन के साथ क्रिया करे, बेरिलियम पर +2 आता है, कार्बन पर -4 आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2। आपको पता है यहां वाला आवेश यहां जाता है, यहां वाला यहां जाता है, तो क्या लिखूंगा? Be2C। और इस बेरिलियम कार्बाइड का मैं जल अपघटन करवाऊंगा, वही बात है, पानी के साथ क्रिया करवाऊंगा। बेरिलियम का बेरिलियम +2 तो पानी के OH के साथ क्रिया कर जाएगा, वो तो बना लेगा BeOH का होल ख्वाइस। लेकिन जो कार्बन का माइनस, वो पानी के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? मेथेन। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में। एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड के जल अपघटन से कौन सी गैस का निर्माण होता है? मेथेन गैस का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का एल्केन है। अपना मकसद भी यही है, एल्केन बने, कैसे भी बने। अपन पढ़ रहे थे एल्केन बनाने की विधियां। मैंने बताया था एल्केन से एल्केन कैसे बनाया, एल्किन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से एल्केन कैसे बनाया, एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्केन कैसे बनाया, हुड्ज अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया द्वारा फ्रैंकलिन अभिकर्मक की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाया, कोरी हाउस द्वारा एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाया। फिर हमने एल्कोहल के अपचयन से कौन कौन सी अपचायी काम में लिए कि एल्केन कैसे बना। फिर कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाने के लिए अपचयन अभिकर्मक, कलीमेंसन अपचयन अभिकर्मक और वोलापिस्नर अपचयन अभिकर्मक काम में लिए। C डबल बॉन्ड और समूह चेंज होता था CH2 में, कार्बोनिल यौगिक से बनता था एल्केन। फिर हमने अम्ल से 2 प्रकार से बनाया। एक तो अम्ल से CO2 को निकाल दो, सोडा लाइम काम में ले लो, विकार्बोक्सिलीकरण करवा दो और क्या बना दो? एल्केन बना दो। एक अम्ल का सोल्ट ले लो, सोल्ट का विद्युत अपघटन करवा दो, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, अभिकारक के 2 अणु काम में लेंगे, उच्चतर एल्केन बन जाएगा। फिर आपने ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया प्रोटिक विलायक के साथ करवा दी, तो उसने H+ ग्रहण कर लिया प्रोटिक विलायक से। प्रोटिक विलायक की पहचान बताओ सर। अरे जहां हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋण के साथ जुड़ा हो, जिसकी क्षमता H+ देने की हो। फिर आपने धातु कार्बाइड का जल अपघटन करवा दिया। 2 धातुएं थी जिनकी कार्बन के साथ क्रिया करवा दी, धातु कार्बाइड नाम दे दिया, उसका जल अपघटन करवा दिया, पानी के H+ को ग्रहण कर लिया अधातु ने, और क्या बना दिया? मेथेन बना दिया। ये थी एल्केन बनाने की विधियां। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एल्केन की कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, एल्केन के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। चलो भाई, आज के लिए तो इतना ही।